हेलो स्टूडेंट, आर्ट सब्जेक्ट हेल्पर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग अर्थशास्त्र की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले आप लोग के जो क्लास 12th है उसमें दो बुक चलती हैं, एक व्यष्टि और एक समष्टि। तो सबसे पहले हम लोग व्यष्टि को कवर करेंगे, इसके बाद समष्टि को। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी और समष्टि को कहते हैं अपन लोग मैक्रो इकोनॉमिक। तो हम लोग पहले व्यष्टि पढ़ेंगे, व्यष्टि का लेसन 1, जिसे 5 नंबर का आना है। और ये 5 नंबर मैं आपको पूरे पूरे पक्के करवा दूंगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो लोग चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लें, जिसमें जितनी भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक वो नोटिफिकेशन के तौर पर पहुंचते रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन 1। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ने के पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो नीचे आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है, जो कि सबसे सटीक परिभाषा है, ठीक है। आप लोग इसे जरूर याद कर लेना। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवा के उत्पादन का विवरण, है ना, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मतलब अर्थशास्त्र क्या बोल रहा है? अर्थशास्त्र बोल रहा है कि सामाजिक विज्ञान का मतलब इधर किसी सब्जेक्ट से नहीं है, इसका मतलब है समाज, है ना। तो समाज से इसका लेना देना है, और समाज के द्वारा जो भी वस्तु तथा सेवा का उत्पादन किया जाता है तथा वितरण मतलब होता है, जिस प्रकार मान के चलो कि एक किसान है, एक किसान ने 100 कुंटल गेहूं बोया, इसी प्रकार मान के चलो कि एक किसान है, उसने केवल 10 किलो बोया, ठीक है। तो 10 किसान होंगे तो 100 किलो बोएंगे। अब 100 किलो तो उत्पादन हो गया, उसका वितरण कैसे करें? उत्पादन तो ठीक है, वितरण कैसे करें ये, और विनिमय, है ना, उसका आदान प्रदान कैसे करें? या तो हम वस्तु के बदले वस्तु ले लें, या तो वस्तु को हम किसी मुद्रा के आधार पर बेचें, तो ये कहलाएगा विनिमय। उपभोग कैसे करें? जब हम इन सब का अध्ययन करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? अर्थशास्त्र का। और अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, आपको ये समझना है। और अर्थव्यवस्था एक क्रिया विधि है, ठीक है। दो हैं, एक अर्थशास्त्र और एक अर्थव्यवस्था। तो बहुत सारे लड़कों को तो यही नहीं पता होता कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है। तो याद रखना है, अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है जो कि सॉल्यूशन देती है कि किस प्रकार आर्थिक क्रियाकलापों को करना है। और जो अर्थव्यवस्था होती है वो समाज में जितनी भी क्रियाकलाप होती हैं आर्थिक संबंधी, उसको संभालने का काम करती है, ठीक है। तो आपको ये परिभाषा रख लेना है। शाब्दिक अर्थ मतलब जो अर्थशास्त्र उसका सबसे छोटा मतलब क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। जब हम धन का अध्ययन करते हैं तो हम बोलते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अर्थशास्त्र। और ये क्लास 11th में भी था। तो धन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। आप इतना भी ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और इस पार्ट से आना 5 नंबर, तो आप इतना छोटा नहीं लिखोगे, आप ये भी लिखोगे और ये भी लिखोगे। इसके जो जनक थे वो कौन थे? जनक थे एडम स्मिथ। ये आपको जरूर लिखना है। जो अर्थशास्त्र है ना, हम लोगों ने जो पढ़ लिया अर्थशास्त्र में, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेते जाना तो वो लेते जाएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। जो अर्थशास्त्र है वह मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी है? तो पहली है आप लोग की कौन सी? व्यष्टि। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी समष्टि। तो कितनी अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया। पहला है व्यष्टि, दूसरा है समष्टि। अब दोनों को हमें डिटेल से पढ़ना है, याद रखना। इसमें मैं जितना पढ़ाऊँ केवल उतना बस पढ़ लेना, बाकी चाहे आप कुछ सब छोड़ दो, आपके पेपर में इतने से बाहर एक भी नंबर का नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये 2 इसके प्रकार हैं। अब ध्यान से पढ़ते चलना है और समझते चलना है होता क्या है। 2 बुक हैं आपकी, एक व्यष्टि है और एक समष्टि है, ठीक है। तो हम लोग व्यष्टि पढ़ रहे हैं, मतलब व्यष्टि का कुछ ना कुछ तो अपना मतलब होगा। तो आगे आपको व्या दिख रहा है, व्यष्टि के आगे व्या को अगर हम लोग बोल दें व्यक्ति, क्या बोल दें? व्यक्ति, ठीक है। तो आप बोलोगे कि व्यष्टि के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? समाज के किसी एक व्यक्ति का,
जब हम व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, अगर कोई एक व्यक्ति है और उसकी समस्याओं का अगर हम अध्ययन करेंगे, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं इधर, जब हम कोई व्यक्ति लें उसका अध्ययन करें या तो उसकी समस्याओं का अध्ययन करें, तो हम बोलेंगे कौन से अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं अपन लोग, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। मान लो कि एक व्यक्ति है मान, है ना, और उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके घर में प्रॉब्लम है तो क्या पूरी दुनिया थम जाएगी? क्या पूरा काम काज बंद हो जाएगा? नहीं, उसके पीछे पूरी दुनिया बंद नहीं होगी। मान के चलो कि एक दुनिया है जो जिसकी मृत्यु हो गई, तो क्या एक व्यक्ति के ख़त्म हो जाने पर पूरी दुनिया थम सी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब हम एक व्यक्ति का केवल अध्ययन करेंगे तो हम बोलेंगे व्यष्टि, और जब हम पूरी समाज की इकाई का अध्ययन करें, जैसे अगर हम बोलते हैं एक शब्द बेरोजगारी, तो बेरोजगारी शब्द हम किसी एक व्यक्ति के लिए यूज नहीं करते हैं। बेरोजगारी शब्द को हम लोग यूज पूरे उस देश में रहने वाली जनसंख्या के लिए करते हैं। तो उसे हम लोग उसका अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? उसका अध्ययन हम लोग समष्टि में करेंगे, है ना। तो अर्थशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? समाज का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम लोग कौन से अर्थशास्त्र बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये दोनों हैं, जब व्यक्ति का अध्ययन करें तो व्यष्टि, जब समाज का अध्ययन करें तो समष्टि। ठीक है, तो दिमाग में छप भी गया होगा एकदम कि अर्थशास्त्र के दो प्रकार हैं, ये आपको इतना समझ लेना है। इसके बाद याद रखना, अभी हम लोगों ने व्यष्टि पढ़ा, समष्टि पढ़ा, आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो बहुत ध्यान से पढ़ना, है ना, और बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा, याद रखना। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर देखो, क्वेश्चन यही बन जाता है सीधे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। तो अंतर आपको 5 नंबर का आएगा तो कम से कम 5 पॉइंट तो रखना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग 5 पॉइंट की चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है अर्थ। आखिर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जब हम किसी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, जब हम किसकी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं तो उसे हम व्यष्टि, समाज की जब इकाई का अध्ययन करते हैं तो उसे हम समष्टि बोलते हैं। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य, आप ध्यान समझना, अगर एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति का उद्देश्य ये है कि हम उसकी समस्याओं का अध्ययन करें। उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य समाज की समस्याओं का अध्ययन करना। व्यष्टि में किसका अध्ययन करेंगे? एक व्यक्तिगत समस्याओं का। समष्टि में किसका अध्ययन करेंगे? समाज की समस्याओं का अध्ययन करेंगे। तीसरा नंबर जो लिखा हुआ है वो लिखा है क्षेत्र, यह आपको दिख नहीं रहा होगा। तीसरा नंबर क्या लिखा है? क्षेत्र लिखा हुआ है, याद रखना, ये क्षेत्र है। इसका जो क्षेत्र होता है, जैसे एक व्यक्ति अगर एक छोटे से घर में रहता होगा, तो जब हम व्यष्टि की बात करेंगे तो इसका क्षेत्र कैसा होगा? एकदम सीमित होगा। सीमित मतलब छोटा होगा। और समष्टि, समाज की बात कर रहे हैं तो समाज का क्षेत्र कैसा होगा? विस्तृत। विस्तृत मतलब बड़ा होगा, क्योंकि जब हम लोग समाज की बात करते हैं ना तो समाज का मतलब देश होता है, और जब व्यष्टि की बात करते हैं तो व्यष्टि का मतलब उस व्यक्ति का घर से लेना देना है। तो घर एक व्यक्ति का एक छोटा होगा परंतु देश बड़ा होता है। तो व्यष्टि का क्षेत्र सीमित होता है और समष्टि का क्षेत्र विस्तृत होता है। तो ये कौन सा पॉइंट है? क्षेत्र वाला पॉइंट, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है चौथा नंबर। चौथा नंबर जो इधर लिखा है वो लिखा है बचत। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं अलग से लिख देता हूँ। ये क्या है? बचत। ठीक है, अब देखना बचत क्या है। व्यष्टि पर अगर आप लोग बचत करोगे तो लाभकारी होगा, और समष्टि पर बचत अगर करोगे तो अलाभकारी होगा। अब इसको समझ लेते हैं। मान लो एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति एक दिन में 100 रुपये कमाता है। एक दिन में कितना रुपए कमाता है? वो 100 रुपये कमाता है। ठीक है, एक दिन में वो 100 रुपये कमाता है। यहाँ पास हम लोग अपन लोग अलग से करते हैं। एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति कितना रुपए कमाता है? वो 100 रुपये कमाता है। तो आप लोग समझना, उसने 100 रुपये कमाया, अब वो सोच रहा है कि मैं क्या करता हूँ कि इस 100 रुपये में से कुछ रुपए सेव कर लेता हूँ। सेव मतलब कि 100 रुपये कमाया तो मान लो उसने क्या कर दिया, 80 रुपये अपने खर्चे में और 20 रुपये उसने बैंक में डाल दिया।
ठीक है। इस प्रकार हमेशा वो लगभग अपनी पूरी ज़िंदगी भर करता रहा, तो उसके लिए वो क्या है, लाभकारी है ना। कि अगर आगे चलकर किसी प्रकार की आपदा आती है, परेशानी आती है, घर में कोई समस्या आती है, जैसे प्रेजेंट टाइम पर कोरोना काल, अब जिनके बैंक में बहुत सारा पैसा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु जिनके पास नहीं उन्हें समस्या है। तो अगर कोई व्यक्ति बचत करके अपने किसी बैंक में या किसी रूप से भी बचत करता है तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, लाभकारी होता है। परंतु अगर देश बचत करे, क्योंकि समष्टि का अर्थ होता है देश से, अगर देश बचत करेगा तो क्या होगा, अलाभकारी होगा। कैसे अलाभकारी होगा तो समझना, मान के चलो कि एक देश जैसे अपना इंडिया में टोटल इनकम मान के चलो 2 लाख रुपए आई। ठीक है, आप लोग को थोड़ा समझना है कि अगर मान लो एक कंट्री है और उस कंट्री में टोटल कितनी इनकम आई, 10 लाख रुपए की इनकम आ गई है। 10 लाख रुपए, तो देश में कितनी इनकम आई, तो आपको याद रखना, मान के चलते हैं कि देश में जो इनकम आई है वो इनकम आई है 2 लाख रुपए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए इनकम कहाँ आ गई, देश में तो इनकम आ गई 2 लाख रुपए की। अब थोड़ा समझना कि मान लो ये देश किसानों द्वारा खूब सारा उत्पादन किया गया, जब उत्पादन को बेचा गया तो कितना रुपए देश में आ गया, 2 लाख रुपए। परंतु अगर जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो क्या कर ले कि 1 लाख रुपए सेव कर ले, क्योंकि हम लोग बचत पढ़ रहे हैं, तो 1 लाख रुपए उसने क्या कर लिए, सेव कर लिए मान चलो। तो आगे चलकर जो किसान होगा, जो फार्मर होगा, है ना, उसके पास अब टोटल बताओ, टोटल कितना लाख रुपए था, 2 लाख। 1 लाख रुपए क्या कर लिया सरकार ने, बचत कर लिया। तो आगे चलकर जनता के पास कितना रुपए बचेगा, तो आप बोलोगे जनता के पास तो केवल 1 लाख रुपए जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए तो सरकार ने क्या कर लिए हैं, बचत कर लिए हैं। ठीक है, 1 लाख रुपए बचा सरकार जनता के पास। अब इस 1 लाख रुपए में किसान फिर फसल उत्पादन करेगा। अब फसल उत्पादन करेगा तो आप लोग हमें बताओ, अगर 1 लाख रुपए सरकार जनता के पास है, किसानों के पास है, 1 लाख रुपए में वस्तुओं का उत्पादन करेगा अगर वो, तो 1 लाख रुपए ही आगे बढ़ेगा, मतलब 1 लाख की ही वस्तुएं बिचेंगी। अगर 2 लाख आता तो कम से कम 2 लाख की वस्तुएं बिचती। 1 लाख आया है तो जितने भी व्यापारी लोग बैठे होंगे, जितने भी इस देश में जनता लोग बैठे होंगे, वो 1 लाख ही की वस्तु की कंज्यूम कर सकते हैं। अगर फिर सरकार मान लो 1 लाख में से फिर 50,000 बचा ले, तो जनता के पास केवल 50,000 बचेगा, फिर बचा ले। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर सरकार पैसे का बचत करेगा ना तो बहुत ज़्यादा हानि होगी। क्यों, क्योंकि सरकार बचत करता जाएगा तो उसके लिए, देश के लिए ये क्या हो जाएगा, देश के लिए हो जाएगा अलाभकारी, परंतु जनता के लिए ये लाभकारी है, और देश के लिए ये क्या है, अलाभकारी है। ये देश के लिए अलाभकारी, याद रखना आपको। 5वां नंबर है अन्य नाम। अगर आपको नहीं दिख रहा तो सुन लो एक बार। 5वां पॉइंट क्या इधर लिखा हुआ है, इधर पास जो पॉइंट है उधर लिखा है अन्य नाम। इसका अन्य नाम कीमत सिद्धांत है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका अन्य नाम क्या है, कीमत सिद्धांत। ये ऑब्जेक्टिव में जरूर आता है। समष्टि का अन्य नाम क्या है, आय तथा रोजगार। ये हो जाएगा इन दोनों में क्या अंतर। तो आपको आई होप यू बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले हम लोगों ने पढ़ा अर्थशास्त्र के प्रकार, फिर अर्थशास्त्र के व्यष्टि और समष्टि में अंतर। अब क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था क्या है ना। अभी हम लोगों ने अर्थशास्त्र को तो जान लिया, और हमने आपको बताया था कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था दोनों अलग अलग होती हैं। तो अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अर्थव्यवस्था क्या है, तो इसकी भी सटीक एकदम परिभाषा दी गई, उसे आपको समझना है। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। मतलब बोल रहा है ये कि जो देश में उत्पादन होता है उसका वितरण कैसे किया जाए, उसकी खपत कितनी हो रही है, ये सारा का जो लेखा जोखा है ना, इसका पूरा हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था मतलब होता है क्रियाविधि। जितनी भी क्रिया हो रही है, जितना उत्पादन हो रहा है, जितना हम खा रहे हैं, जितना हम दे रहे हैं, ये जितना भी होता है इसका जो लेखा जोखा होता है, इसे किसके अंतर्गत रखते हैं, अर्थव्यवस्था। तो देश की अपनी ये क्या होती है, अर्थव्यवस्था होती है। आपने सुना होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, इंडियन इकोनॉमी, ऐसा नाम सुना होगा। लेकिन अर्थव्यवस्था का मतलब तभी होता है, इसका महत्व तभी होता है जब इसके आगे किसी देश का नाम जुड़ा हो या किसी क्षेत्र विशेष का नाम जुड़ा होता है, तब इसका मतलब होता है। जैसे एक एग्जाम्पल है इंडियन इकोनॉमी या तो भारतीय अर्थव्यवस्था। हम बोलते हैं नागौद की अर्थव्यवस्था, हम बोलते हैं सतना की अर्थव्यवस्था, हम बोलते हैं जबलपुर, भोपाल, दिल्ली, है
है ना, दिल्ली की अर्थव्यवस्था, तो इसका मतलब क्या है कि उस दिल्ली, उस क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था का मतलब तभी होता है जब तक उसमें किसी देश या क्षेत्र का नाम नहीं जुड़ जाता। अगर जुड़ गया तो उसका मतलब है, अगर नहीं जुड़ा तो हम नहीं बता सकते कि उसकी अर्थव्यवस्था क्या है। अब अर्थव्यवस्था तो समझ में आ गया। अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या हैं? तो अर्थव्यवस्था 5 प्रकार की, मुख्यतः तो 3 प्रकार की ही होती हैं, परंतु आपको ये पांचों याद करने हैं और बहुत आसान है, आप पढ़ भी चुके एक बार। पहले नंबर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी, तीसरी है मिश्रित, चौथी है बंद अर्थव्यवस्था, पांचवी है खुली अर्थव्यवस्था। जो पहला नंबर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था को मिक्सड इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था को क्लोज्ड इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था को ओपन इकोनॉमी। एक एक करके हम लोग पूरी चीज़ पढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अभी आप लोग को राजनीति में बताया गया था कि जो अमेरिका था वो कैसा वाला देश था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश था। उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला कोई देश है तो वहाँ जो वस्तु तथा सेवा का उत्पादन होगा, है ना, अगर मान लो कि भारत एक पूंजीवादी वाला देश है तो भारत में जितना भी अनाज होगा, जितने भी लोग डॉक्टर हैं, टीचर हैं, जितने भी लोग हैं जो अपनी सेवा देंगे, चाहे कुछ भी हो, अगर एक व्यक्ति है अगर कुछ उत्पादन कर रहा है, चाहे वो वस्तु का करे चाहे वो सेवा का करे, तो उस व्यक्ति पर ही उसका अधिकार होगा। कहने का मतलब क्या कि मान लो मैं हूँ और मैं 10 क्विंटल गेहूँ उत्पादन करूँ, मेरे पास ज़मीन थी, मैंने इसमें 10 क्विंटल गेहूँ को उत्पादन कर लिया, तो उसमें मेरा खुद का स्वामित्व होगा, है ना। खुद मतलब अगर 10 क्विंटल मैंने उगाया और मेरे को 1-2 लाख रुपए मिल गए तो मेरा ही पैसा होगा, वो उसमें सरकार किस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये कहलाती है पूंजी अर्थव्यवस्था। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है बाजार अर्थव्यवस्था। ये भी आपको याद रखना है, इसका दूसरा नाम क्या? बाजार अर्थव्यवस्था। दूसरा नंबर है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब यहाँ आपको ध्यान से देखना एक बार कि पूंजीवादी में क्या था कि अगर वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, सेवाओं का उत्पादन हो रहा है तो निजी व्यक्ति का स्वामित्व था, परंतु अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे रूस, वहाँ अगर किसी प्रकार की वस्तु तथा सेवा का उत्पादन होगा तो वहाँ पास उस व्यक्ति का पूरा नियंत्रण तो नहीं होगा, उसमें सरकार का पूरा नियंत्रण होता है। किसका? सरकार का नियंत्रण होता है। तो ये कहलाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रणाली को समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये आपको टर्म याद रखना है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, और ऊपर वाले में बाजार अर्थव्यवस्था। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में मिक्सड इकोनॉमी कहते हैं। अब मिश्रित का मतलब होता है मिला देना, तो जब पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें कुछ ऐसी आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिसमें कुछ पर बाजार का नियंत्रण होता है और कुछ पर किसका नियंत्रण होता है? कुछ पर सरकार का नियंत्रण होता है। याद रखना है आपको। मतलब जैसे अपना देश भारत, तो भारत कैसा देश है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो अगर हम आप लोग से बोलते हैं कि चलो भाई एक किराना की दुकान खोलना है, तो उस पर किसका अधिकार होगा? तो आप बोलोगे निजी स्वामित्व होगा, अगर उसमें जितनी भी कमाई आएगी तो हम खुद ही ले लेंगे। परंतु अगर हम लोग बात करते हैं टोल प्लाजा की, टोल टैक्स की, है ना, जब रोड से गाड़ियां वाहन गुजरते हैं तो उस समय जो हमसे टैक्स लिया जाता है उस पर किसका अधिकार है? उस पर अधिकार है सरकार का। तो कुछ ऐसी आर्थिक क्रियाएं होती हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि कुछ पर निजी व्यक्ति स्वामित्व होता है और कुछ पर सरकार का स्वामित्व होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब चौथा नंबर जो है वो है आपका कौन सा? खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो अब हम इन दोनों को स्टार्ट कर लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था आप देख लो इसे। बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ही देखो उसमें लिखा हुआ है क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब ये जो इकोनॉमी होगी वो कैसी होगी? क्लोज्ड होगी। वह अर्थव्यवस्था जिसका संबंध किसी अन्य देश से नहीं होता, अन्य देशों से व्यापार भी आयात निर्यात नहीं होता, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं।
कहने का मतलब ये है, जैसे भारत है, मान लो भारत के अंदर बहुत सारा लोहा होता है, मान लो नहीं होता भी है, याद रखना है आपको, भारत में सबसे ज़्यादा अधिक लोहा का उत्पादन होता है, ठीक है, कोयले का होता है। तो जो ये उत्पादन हो रहा है हमारे यहाँ देश में, मसालों का उत्पादन, सीमेंट का उत्पादन जो अधिक मात्रा में हो रहा है, अगर हम इन वस्तुओं को किसी दूसरे देश से शेयर नहीं करते, शेयर करने का मतलब ये नहीं कि फ्री में बांट दो, अगर हम उन वस्तुओं को दूसरे देश को नहीं बेचते, वो तो खरीदना चाहते हैं दूसरे देश, हमारे पड़ोसी देश खरीदना चाहते हैं, परंतु हम उन्हें नहीं बेच रहे हैं, तो हम बोलेंगे कौन सी हमारी अर्थव्यवस्था है, बंद अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और पाँचवीं नंबर है खुली अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसका व्यापार में आयात निर्यात का संबंध किसी अन्य देशों से भी होता है। आज है ना, जैसे देख लो, आज प्रेजेंट टाइम पर जितने भी विश्व हैं अपने प्रोडक्ट को बना बना कर दूसरे देशों में बेचते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा आती है, जब विदेशी मुद्रा आती है तो उस देश की जीडीपी बढ़ती है ना, उस देश की जो करेंसी होती है उसका मूल्य बढ़ता है। तो खुली अर्थव्यवस्था को आज विश्व में सभी देश अपना रहे हैं। खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि अपने देश में जो भी वस्तुएं अधिक मात्रा में होती हैं उसका हम अधिक से अधिक वस्तुओं का प्रोडक्ट का निर्माण करके हम दूसरे देशों को बेचते हैं, उसे हम बोलेंगे खुली अर्थव्यवस्था। अगर छूट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, खुली अर्थव्यवस्था, अगर छूट नहीं तो हम बोलेंगे कौन सी अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। यहाँ पास अभी और भी क्वेश्चन है ना, परंतु अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट